The screen is visible to everyone. Yes, sir. तो बेसिकली जिनका फर्स्ट क्लास है, हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस किए हुए हैं, और तीनों क्लासेस में आपके जो 3 कोर पेपर है उनका एक एक क्लास लिया हुआ है। तो बेसिकली एमएमई का एक क्लास हुआ है, स्टैट्स का एक क्लास हुआ है, एज वेल एज माइक्रो का एक क्लास हुआ है। तो जिनका भी फर्स्ट क्लास है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी प्रीवियस क्लासेस की, आप चिंता मत करो। और आगे से आपको फिर लाइव क्लास कंटिन्यू करना। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी, कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, वो सब इंफॉर्मेशन ग्रुप पे जो है मैं जल्दी शेयर कर दूंगा। फिलहाल वैसे तो वो तीनों की तीनों क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आप एसआईजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। बट आगे की जो कुछ वीडियोस की रिकॉर्डिंग होगी, लेटर सपोज जो कुछ नए बच्चे और ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए जो रिकॉर्डिंग है वो कब कहाँ पे अवेलेबल होगा वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर में जल्दी। ठीक है। मतलब कुछ ऐप्स वगैरह आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, और उस ऐप्स के अंदर में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल मिलेंगी। क्लियर। जो नया स्टूडेंट है उसको मैं ये भी बता दूं, जो क्लासेस है वो एब्सोल्युटली फ्री है फॉर ऑल 3 कोर पेपर। लेकिन वो लाइव क्लासेस में ही आपको ज्वाइन करना है। लाइव क्लासेस में ही पूरा का पूरा सिलेबस फ्री होगा। जो रिकॉर्डिंग है वो फिलहाल अभी के लिए तो अनलॉक रहेगा ऐप के ऊपर में, बट वो कभी भी लॉक हो सकता है ऐप पे। चलिए। तो आज हम लोग ना स्टैट्स का दूसरा क्लास करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने एवरेज के बारे में, बेसिकली सैंपल मीन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजिशनल एवरेज के बारे में। वी हैव अ कंसेप्ट पोजिशनल एवरेज। अब ये पोजिशनल एवरेज क्या होता है, ठीक है। हमारे पास कई बार, जैसे कि मैंने आपको बेसिकली फर्स्ट क्लास में बताया था, जो डेटा हमारे पास होता है वो डेटा जो है एक क्वांटिटेटिव नेचर का भी हो सकता है, एज वेल एज क्वालिटेटिव नेचर का भी हो सकता है। तो जब भी हमारे पास डेटा एक क्वालिटेटिव नेचर का होता है और वहां से हम कुछ एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस टाइप के एवरेज को बोलते हैं हम लोग पोजिशनल एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज मुझे ना एक क्लास के अंदर में स्टूडेंट्स का ना एवरेज हाइट जानना है। लेट अस सपोज मैं क्लास 10th में जाता हूँ। एंड प्लीज सारे अपने आप को म्यूट कर लेना, सो दैट की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। मानसे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। तो हाँ, तो लेट अस सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास में जाते हैं। एंड उस क्लास के अंदर में जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं एवरेज हाइट जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार में खड़ा करवा दे रहा हूँ। सबको मैंने खड़ा करवा दिया, लेटर सपोज असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे छोटा है उसको पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे लंबा स्टूडेंट, जो सबसे टॉल स्टूडेंट होगा वो तो एवरेज हाइट होगी नहीं, और जो सबसे छोटा स्टूडेंट होगा वो भी हमारी एवरेज हाइट नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में से किसी एक को लेंगे। जो बीच वाला बच्चा होगा उसकी जो हाइट होगी उसी को हम लोग एवरेज हाइट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अपना एवरेज निकाला वो एक क्वालिटेटिव नेचर के फॉर्म में निकाला। हमने क्वालिटेटिव से जज किया, हमने किसी तरीके का नंबर या कैलकुलेशन नहीं किया। मैंने बीच से बस एक निकाला, और उसको मैंने बोला कि हाँ ये जो है एवरेज हाइट हमारा होगा। समझ में आया। तो जब भी हम लोग एवरेज बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा से डील करते हैं, उस टाइम पे जो हमारा बेसिकली एवरेज निकलेगा वो एक पोजिशनल एवरेज निकलेगा। एनीवन, किसी को डाउट कंसेप्ट में? चलिए। अगर डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब पोजिशनल एवरेज के लिए हमारे पास कई सारे टाइप होते हैं। क्या सब टाइप होता है? हमें या तो मीडियन निकालना होता है, मीडियन इज ऑल्सो अ पोजिशनल एवरेज। या तो हमें क्वार्टाइल निकालना होता है, या तो हमें डी साइल निकालना होता है, या तो हमें परसेंटाइल निकालना होता है। तो ये सब टाइप है, टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेज। इसी को हमें बारी बारी से पढ़ना है कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वार्टाइल कैसे करेंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में मीडियन के ऊपर। मीडियन। ओके, अब मीडियन क्या है? तो कहता है मीडियन आपके पास वो एक सिंगल फिगर होता है जो आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं, लेट अस सपोज ये आपने अपने डेटा को लिख दिया एक नंबर लाइन पे, और इसके बीच वाला एक कोई पॉइंट होगा। मान लेते ये स्टूडेंट को आपने खड़ा करवा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बीच में जो ये मैंने एक रेड कलर से डॉट दिया, लेट अस सपोज ये आपका एक मीडियम नंबर है, मीडियन बेसिकली।
तो ये जो मीडियन नंबर है ये आपके पूरे डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट इन द सेंस कि अब इसके आगे का जो डेटा होगा वो भी 50% होगा, इसके पीछे का जो डेटा होगा वो भी आपका 50% ही होगा। तो ये एम वो एक नंबर है जो आपके पूरे डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मीडियन नंबर। अपने डेटा को मीडियन बोला जाता है। क्लियर? किसी को डाउट कंसेप्ट में? ओके। तो अगर आपको मीडियन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि मीडियन क्या एक्सप्लेन करता है, तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज होता है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अंदर में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट अस सपोज वी हैव इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज। अब ध्यान से देखो, अब जब भी हम लोग मीडियन सॉल्व करेंगे किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, तो कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, आप क्या करो, जो आपके पास डेटा गिवन है उसको आप अरेंज कर लो। अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके। तो सबसे पहला काम है आपका डेटा को अरेंज कर लेना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें आपको मन करे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। अब आपके पास है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो आपके पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2th। आप जब एकेडमिक लेवल पर मीडियन पढ़ते थे तो वहां पे आप ऑड एंड इवन वाला कंसेप्ट यूज करते थे। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आप n/2 लगाते थे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो आप क्या करते थे, n+1/2 करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको वो ओड एंड इवन वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना, आपको सिंपली n+1/2 हर जगह इसी फॉर्मूला को यूज करना है। अब n+1/2 के लिए जो यहाँ से टर्म आएगा, ये टर्म हो सकता है आपका एक इंटीजर नंबर आ जाए, हो सकता है आपके पास नॉन इंटीजर नंबर आ जाए। इंटीजर नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। तो इंटीजर नंबर आएगा तो वो तो हम लोग आराम से डेटा से निकाल सकते हैं कि मेरा वो कौन सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बट जब हमारे पास नॉन इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे लेते सपोज ये आता था 5.5 टर्म, फिफ्थ टर्म, बेसिकली कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आता, 5.5 टर्म। तो अब ये टर्म हम अपने डेटा से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस चीज के लिए अगर आपका मीडियन नॉन इंटीजर फॉर्म में आता है तो इस टाइम पे हम लोग एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। जो होता है ए बीएथ टर्म। अगर मान लेते हैं आपके पास जो आता मीडियन वो आता नॉन इंटीजर फॉर्म में, तो वो कुछ ऐसा आता A.BH टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है एथ टर्म प्लस में 0.B A+1th टर्म माइनस में एथ टर्म। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने ही इसी कंसेप्ट में आगे चल के ट्रिम्ड मीन पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो सिंस आप यहीं से और इसको यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला का काम क्या है। इसको हम लोग, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज नथिंग बट इंटरपोलेशन। ओके, वी हैव अ डाउट सर, प्लीज रिपीट द फॉर्मूला वंस। ओके, हाँ, इंटरपोलेशन और फॉर्मूला हमारे पास A.BH टर्म, मतलब अगर आपके पास नंबर नॉन इंटीजर फॉर्म में आता है, सम समथिंग पॉइंट के फॉर्म में 5.5 4 पॉइंट समथिंग इस तरीके में आता है, तो हमारे पास ये होगा एथ टर्म प्लस में 0.B, मतलब जो आपके पास डेसिमल में नंबर होगा 0 पॉइंट समथिंग वाला वो, फिर प्लस में A+1th टर्म माइनस में एथ टर्म। इसको यूज कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब, अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल लेके, अभी बस आप देखो, ठीक है कि क्या मैं लिख रहा हूँ। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे इधर ऑन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर स्टेप नंबर 2 में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे n+1/2 टर्म। अच्छा, यहाँ पे जो स्मॉल n है वो मेरा क्या है, वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके डेटा में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो आपके पास यहाँ पे स्मॉल n है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो ये हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। इस टाइम पे अगर हम मीडियन निकालते हैं, एग्जांपल देखते हैं कैसे।
लेटर सपोज आपके पास एक एग्जांपल आता है। इंडिविजुअल सीरीज कैसा होता है? लेटर सपोज ये एक्स है, ये एक्स क्या है, तो स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, तो कुछ ऐसा है। 2, 8, 7, 9, 8, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत से इसको दोबारा अरेंज करने की जरूरत नहीं, मैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अभी फिलहाल इतना देखते हैं, ठीक है। तो लेटर सपोज मेरे पास डेटा ना इस तरीके से नहीं होता, ऐसा होता 4 2 8 7 12 11, कुछ ऐसा होता। तो पहले मैं इसे क्या करता, कन्वर्ट करता इस फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में। तो सिंस मैंने पहले से अपना डेटा एग्जांपल में असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है, तो अब इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। रिया आप एक बार रीडिंग कर लेना। वैसे रिया अभी तक ना कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, बस हम लोग मीडियन सीख रहे हैं, मीडियन निकालना। और मीडियन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज लिया है, और इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 होगा हमारे पास, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन होगा उसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, n+1/2x टर्म। और अगर ये नॉन इंटीजर नंबर देता है तो उस टाइम पे हम इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां से दोबारा रिपीट कर सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने बस इतना ही करा है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सिंस ये ऑब्जर्वेशन गिवन है और उसको मैंने पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लेकर लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला आपको, मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म, आप फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, मतलब n की वैल्यू कितना है, 8 है। जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो 8+1/2th टर्म, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 9/2, मतलब 4.5th टर्म। अब ये 4.5th टर्म कौन सा होगा इस डेटा में, ये फाइंड आउट करना मुश्किल है ना। तो जब भी ये 4.5th टर्म आएगा, मतलब नॉन इंटीजर फॉर्म में आएगा, तो हम इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला में जो मैंने आपको a.bh लिखा था, तो यहाँ पे a का काम कर रहा है 4 और b का काम कर रहा है 0.5, तो ये रहा आपके पास a.bh टर्म। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, एथ टर्म होगा, मतलब एथ मतलब 4th टर्म होगा, प्लस में 0.b, तो 0.b क्या है, ये 0.5। इसके बाद मैंने क्या लिखवाया था, a+1th टर्म, तो एक मेरा क्या है 4, 4 में एक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a+1, 5th टर्म आ जाएगा। माइनस में बोलो एथ टर्म, और एथ टर्म क्या है मेरा, 4th टर्म, ठीक है। आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, ए डॉट बी आपका भी नॉन इंटीजर नंबर था, एथ टर्म प्लस में 0.b वाला कंसेप्ट। आगे देखते हैं। अब जैसे ही आप ये करके बैठे हो, अब आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो अपने डेटा में, आपका डेटा में 4th टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4, ये रहा आपके पास 4th टर्म। 7 इज योर 4th टर्म, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7, 4th टर्म इज योर 7, प्लस में 0.5, ये एक नंबर है, ये कोई एक्चुअली टर्म नहीं, एक नंबर है। इसके बाद 5th टर्म कौन सा है, अगर 7 आपका 4th टर्म है तो 8 आपका क्या हो रहा होगा, 5th टर्म। तो 8 माइनस में फिर 4th टर्म क्या है, 7, तो 7, इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस में 0.5, यहाँ से 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज 7.5, ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, एनीवन? सबको क्लियर है? यस सर। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, जो पहले मेरे पास 8 था, ये 8 नहीं रहता, मान लेते ये 12 नहीं रहता हमारे पास, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होते, टोटल 7 होते ना। तो इस टाइम पे जब आप मीडियन निकालते तो 7+1/2th टर्म निकालते। 7+1/2th टर्म क्या आ जाता आपके पास, 4th टर्म आ जाता। यहाँ डायरेक्ट आंसर आ गया है, 4th टर्म कौन सा है आपका, 7, तो इस टाइम पे आपका आंसर आता 7। तो जब आपके पास इंटीजर फॉर्म में आता है ये, तब तो आराम से आप डेटा में से निकाल लोगे। और जब आपके पास ये नॉन इंटीजर फॉर्म में आता है, तो ऑन दैट केस आपको इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला को यूज करना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर डाउट हो और वो चैट बॉक्स में लिख रहा है और मैं अगर नहीं देख पा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज करके अपने डाउट को पूछ लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद लेटर सपोज ये हमारे पास जब इंडिविजुअल सीरीज होगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। अब लेटर सपोज हमारे पास अगर डिस्क्रीट सीरीज रहा तो क्या करेंगे। तो सेकेंड वी हैव डिस्क्रीट सीरीज।
अब डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। क्या सब? स्टेप नंबर 1, इसमें भी सेम वही करना है आपको। पहले तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में जो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो होता है कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये रहा, कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स। ऊपर मैंने लिखा है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर में स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल एन क्या था हमारा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपके डेटा में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल एन। यहाँ पे जो ये आपका कैपिटल एन है, वेयर कैपिटल एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज आएगा, तो आपके ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो उस फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होगा वो है आपका कैपिटल। क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लो आप। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मैक एन कॉलम, अनदर कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, चलिए। लेटर सपोज हमारे पास स्टेप बनता है, डेटा को पहले अरेंज कर लेना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इस मीडियन वाले फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होगा तो कुछ इस तरीके से डेटा अवेलेबल होगा। एक्स लेटर सपोज 2 4 6 8 10। इसके क्रॉसपॉन्ड में यस अमन, क्या डाउट है? Sir, can you हाँ, again ओके। explain the difference between the n and हाँ, small ठीक n है। and the capital? ओके, जो स्मॉल है ना आपका, वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट अस सपोज ये आपका ऑब्जर्वेशन था ना, तो इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, 5 डेटा है ना। तो 5 डेटा मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है, तो दिस इज योर स्मॉल एन। क्लियर? जो आपका कैपिटल एन Okay, है, sir. दैट इज समेशन ऑफ एफ, मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी का समेशन। वो क्या दिखाता हूं मैं आपको। जैसे लेटर सपोज मैंने बोला, ये जो एक्स है ये स्टूडेंट का मार्क्स है, और इसके करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी है कि दो मार्क्स है लेटर सपोज 9 बच्चों को, 4 मार्क्स है 8 बच्चों को, 6 मार्क्स है 7 बच्चों को, 5 एंड 1, कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है। इन फ्रीक्वेंसी का जो सम टोटल होगा, 9 8 क्या हो जाएगा? 17, और 17, और 17 24 25 30, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का समेशन होगा, ये है आपका कैपिटल है। क्लियर? Okay, sir. Thank you. ओके, तो अब ध्यान से देखो। डेटा सपोज हमारे पास ये था, मैं अब इस थोड़ी मूव करता हूं। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से डेटा अवेलेबल था। जैसे इस तरीके से डेटा अवेलेबल होगा, एक्स एन, उसके करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी, तो समझ जाना ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज है तो मैंने क्या बोला आपको कि पहले आप क्या करो, अपने डेटा को अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये मैंने पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पहले से असेंडिंग में नहीं होता, मान लेते हैं पहले 4 होता, फिर 6 होता, फिर 2 होता, फिर 8 होता, तो पहले उसको हम लोग अरेंज करते। लेकिन यहाँ पे ये पहले से अरेंज है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओ, कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आप क्या करते हो, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ऐड कर रहे होते हो, समेशन। जैसे कि पहले वाले के लिए 9 होगा, बट दूसरे वाले के लिए 9 + 8 17 होगा। तीसरे वाले के लिए 17 + 7, ये हो जाएगा 24। उसके बाद आगे के लिए 24 + 5, ये हो जाएगा 29। आगे के लिए 29 + 1, ये हो जाएगा 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है क्या बताता है? लेटर सपोज अगर आप सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हो 17, तो ये 17 आपका बताता है कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन और उसके पीछे का सम टोटल। सेकेंड ऑब्जर्वेशन और इसके पीछे का ये का सम टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आप यूनिट नंबर 3 में दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ोगे सीएफ का कंसेप्ट। फिलहाल के लिए आपको सीएफ कुछ इस तरीके से निकालना है, ये आप एकेडमिक में निकालते होंगे, सबको याद होना चाहिए आई थिंक। तो 9 एडिशन करके तो हमारे पास इस तरीके से सीएफ आ जाएगा। जैसे ही सीएफ आया, अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एक्स। कैपिटल एन मेरा क्या था? इस फ्रीक्वेंसी का समेशन, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला था 30। तो 30 + 1 डिवाइड बाई टू एक्स।
इसको देखोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 15.5, 15.5 टर्म। अब देखते हैं कि ये जो 15.5 टर्म आया है, ये आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके क्रॉसपोंड आएगा। अगर आप सभी एग्री करो, ये कुछ इसके क्रॉसपोंड में आएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. दिस इज Yes, sir. योर, हाँ दिस इज योर मीडियन क्लास। ये आपका क्या आ गया, मीडियन क्लास है। लेट अस सपोज ये जो मेरा आंसर आता वो 17 आता, 17th टर्म, तो वो भी इसी के अंदर में आता। लेट अस सपोज वो जो मेरा आंसर आता वो आता 17.5 टर्म, तो फिर वो 17 में नहीं आता, फिर वो 24 वाले में आता। लेट अस सपोज जो मेरा आंसर था वो आता, लेट अस सपोज इस तरीके से 8.5 टर्म, तो वो मेरे को पहले वाले में आता। तो 0 से लेके 9 तक के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे, 9 से जैसे ऊपर जाएगा, और 17th तक मैं इसको कंसिडर करूंगा, 17th से जैसे ऊपर जाएगा 24 तक मैं इसको कंसिडर करूंगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। तो सिंस हमारे पास 15.5 टर्म था, तो जो हमारा बेसिकली क्लास बनेगा वो ये बनेगा, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब इसमें से जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये फोर ही आपका मीडियन है, तो यहां से जो आपके पास मीडियन आएगा, मीडियन इज इक्वल टू 4। क्लियर है? चलिए, Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आपके पास डिस्क्रीट सीरीज जब हो। अब हमारे पास तीसरा टर्म आता है, डेट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यस करण, क्या डाउट है? सर मुझे एक जनरल डाउट था सर, मैंने हाँ जैसे बोलो। ग्रुप कल ही ज्वाइन किया है तो क्लासेस आज से शुरू हुई। नहीं नहीं, क्लासेस हो चुकी है, एक एक क्लास सबकी हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। वैसे वो यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, फर्स्ट फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग। आप एसआईजी क्लासेस ओ, डालोगे यूट्यूब पे ना, तो वहाँ मिल जाएगा। ओके। सर तो स्टेम एंड लीव्स वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है? नहीं वो नहीं हुआ, वो अब नेक्स्ट क्लास में होगा, जब हिस्टोग्राम वगैरह पढ़ ओ, लेंगे तब। ठीक है। ओके सर, थैंक ओके। यू स्टेम एंड लीफ आपका कंसेप्ट क्लास में कराया है आपको कॉलेज में? सर। यस सर, कराया है स्टेम एंड लीव्स ओके वगैरह। चलो ठीक है। चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज हम लोग करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज सर, में फिर से हमारे, यस। सर जो इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ ये इंडिविजुअल सीरीज में है ना? हाँ इंडिविजुअल सीरीज में, ओके क्योंकि सर। डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमारे पास सीएफ आ जाता है। ओके। यस सर। अब सर एक डाउट यहाँ था। पे, यस बोलो। सर आपने स्टार्टिंग बताया था कि मीडियन जो होता है वो मिड मिड वैल्यू बताता है, उसके लेफ्ट हैंड हैंड साइड और राइट हैंड साइड डाटा इक्वल होता है। तो हाँ सर जैसे ये वाले क्वेश्चन में और वो वाले क्वेश्चन जैसे इसमें 4 आया और पिछले हाँ वाले में 4 है। कुछ आया था, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डाटा क्या इक्वल है, उसको प्रैक्टिकली कुछ समझ में हाँ नहीं आया। बिल्कुल, अगर आप इस डेटा को देखोगे, ये तो आपके सेम नंबर पे नहीं है ना, 2 4 6 8 7 8 9 11, इस तरीके से हम्म। नंबर है। आपको बोला कि बताओ इसमें से बीच वाली कोई वैल्यू बताओ, तो आपने क्या बोला, बीच वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 7.5। तो 7 सच में इसकी एक मिड वाली वैल्यू होगी ना। अगर हम तो नंबर आपने, लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो उसका मिड पॉइंट। हाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करते तो उसका मिड पे बेसिकली, ओके इसको सर। आप मैथमेटिकल टर्म से नहीं देखोगे, इसको जी। आप डेटा के कंसेप्ट से देखोगे, कि मुझे एक बीच का डेटा चाहिए। तो अब बीच, अब ऊपर और नीचे ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेम सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा होगा या सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रहा होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा। तो इस टाइम के लिए आपको कोई एक ऐसा नंबर दिख जाएगा जो आपको इसके डेटा में डायरेक्टली नहीं दिखेगा, जैसे 7.5 दिखा, वो 7.5 आपके डेटा का पार्ट नहीं है, बट 7.5 इज योर नंबर, मिडिल नंबर ऑफ योर गिवन डेटा। क्लियर? ओके सर, क्लियर। चल, इसके बाद हाँ कंटिन्यूस में थे हम लोग, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, अब यहाँ पे हमें अरेंज नहीं करना होता डेटा को, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास डेटा वैसे भी क्लास इंटरवल में होता है। यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, क्या सबसे पहले वो निकालते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म। किसी किसी बुक में n+1/2th भी है, और किसी किसी बुक में n/2 है। आपको n/2 यूज करना है, क्योंकि आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आता है दोनों तरीके से, क्योंकि ये बस आपको एक मीडियन क्लास देता है, मीडियन नहीं देता, मीडियन क्लास देता है। जैसे ही आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, ये जो कैपिटल एन है आपका, वो है आपके पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 में आपके पास आएगा मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला वो क्या होता है, तो L1 प्लस में n/2 माइनस में CF
अपॉन में बेसिकली एफ इनटू में एच। अब मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ क्या है ये सब। जहां पे वेयर जो आपका L1 है, ये L1 है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्रॉसपॉन्ड टू या क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। जो आपका मीडियन क्लास निकलेगा उसके क्रॉसपॉन्ड में जो लोअर लिमिट होगी क्लास इंटरवल का वो है L1। इसके बाद जो आपके पास ये CF है, CF क्या है? तो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। इसके बाद जो आपके बेसिकली फॉर्मूला में ये एफ है, ये एफ है फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। और इसके बाद जो ये आपके पास एच है मल्टीप्लाई में, वेयर एच इज डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, सी आई टेंड्स टू क्लास इंटरवल क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे। तो बेसिकली ये स्टेप फॉलो करने हैं हमें। पहले मीडियन क्लास डिसाइड करना है, जैसे मीडियन क्लास निकल जाएगा तो ये स्टेप नंबर 2 वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से क्लास इंटरवल दे रखा है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50। इसके करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, 8, 7, 5, 1। ओके, आप क्या करो, सबसे पहले एक CF निकाल लो। आप चाहो तो अपने स्टेप में लिख लेना CF निकालना। CF कैसे निकलेगा? 9, दूसरे के लिए 9 + 8 17, तीसरे के लिए 17 + 7 24, 24 + 5 29 एंड 30। ये आपने CF निकाल लिया। पहला स्टेप था मीडियन क्लास को डिसाइड करना कि मीडियन क्लास आपका क्या होगा। तो मीडियन क्लास मैंने आपको क्या बोला? n अपॉन में 2x टर्म। n मेरा क्या है? समेशन ऑफ f। ये रहा आपका n, इन सबका समेशन करोगे तो ये 30 आ जाएगा, 30। तो 30 डिवाइड बाई 2, यहां से आ जाएगा आपके पास 15th टर्म। बताओ ये 15th टर्म कहाँ लाई करेगा? अगर आप सभी एग्री करो तो ये वाला रहा। Yes, sir. 17. यस सर, यस सर। ये रहा। दिस दिस इज योर मीडियन क्लास। तो ये आपके पास आ गया मीडियन क्लास। ये सबसे पहले आपने मीडियन क्लास को डिफाइन कर दिया। अब जैसे मीडियन क्लास आपने डिफाइन कर लिया, अब जो आपके पास मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है? L1 प्लस में n/2 माइनस में, इसके बाद आपके पास है तो CF ऑल अपॉन में F इंटू में H। ध्यान से देखो, मैंने बोला L1 क्या था? L1 था आपका लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। यहां देखो, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के क्रॉसपॉन्ड में जो क्लास इंटरवल आपका ये है 10 20, इसका लोअर लिमिट बताओ क्या होगा? 10। 10। तो बेसिकली L1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10 प्लस n/2 10, आपने निकाल के रखा है 10। 15। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। माइनस CF। अब देखते हैं ये CF क्या है। CF मैंने आपको लिखवाया है कि CF इज नथिंग बट अ प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, जस्ट पहले। तो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये रहा, और इस मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या ये 9 है? 9. नाइन। यस सर। यस 9। सर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9। ये आपके पास आ गया 9 ऑल अपॉन में F। ये F क्या है? तो F मैंने लिखवाया था आपको फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू मीडियन क्लास। तो इस मीडियन क्लास के क्रॉसपॉन्ड में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, क्या ये 8 है? यस दिस इज सर। योर F। यस सर। एंड H क्या था? H था आपके पास जो मीडियन क्लास है उसके क्लास इंटरवल का डिफरेंस। डिफरेंस। 10 20 का डिफरेंस 10 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर मीडियन। किसी को डाउट? एनीवन?
नो सर। क्लियर है? अब लेट अस सपोज आपके पास ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है ये इस तरीके से ना हो कि ओपन एंडेड होता। ओपन एंडेड का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, क्लास इंटरवल गिवन कुछ ऐसा, 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 15, मान लेते हैं, फिर 15 से लेकर 35, 35 से लेकर मान लेते हैं 40, एंड 40 से लेकर 50। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब कि जो क्लास इंटरवल है आपके, हर एक क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक है? तो जब हमारे पास हर एक क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम नहीं होता तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। इस केस में भी जो हम लोग ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज है लेकिन ओपन एंडेड है, तो इस केस में भी जो हम लोग मीडियन निकालेंगे सेम प्रोसेस से निकालेंगे। सबसे पहले मीडियन क्लास हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। लेटर सपोज अगर मेरे पास ये मीडियन क्लास डिफाइन हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे मेरा L1 कहलाएगा 15, एच मेरा कहलाएगा 15, 35 का डिफरेंस 20, और उसके बाद जो भी CF एंड फ्रीक्वेंसी होगी वो तो आप कर ही लोगे। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके सर। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये तो हम समझ में आ गया यहाँ तक कि मीडियन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे। प्रांशु, मैंने आपको ये यहाँ पे ये बोला कि अगर हमारे पास जैसे ना ये जो क्लास इंटरवल देख रहे हो आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सारे क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो सेम है। मतलब विथ जो है क्लास इंटरवल का वो सेम है। लेकिन जब यहाँ देखोगे तो ये सेम नहीं है। पहले वाले का डिफरेंस 10 है, दूसरे वाले का डिफरेंस 5 है, तीसरे वाले का 20 है। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, और जो आपका मीडियन क्लास बनेगा उसी मीडियन क्लास के क्रॉसपॉन्ड में आप सारी वैल्यूज लेके चलोगे। क्लियर प्रांशु? Yes, sir. ओके। ओके चलो, अब कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा क्लास इंटरवल आ जाए, बेसिकली नॉन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तब क्या करेंगे, एक नया कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। क्या है? क्लास इंटरवल कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से है, 0 से लेकर 10, इसके बाद इसको 10 ना लेकर मैं ऐसे लिखता हूँ, 0 से लेकर 9, 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49। ओके? सर इसको तो कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ, इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ, लेटर सपोज मैं 0 यहाँ पे ना लेकर 5 ले रहा हूँ। 0.5। ठीक है? तो लेटर सपोज हमारे पास इस तरीके से क्लास इंटरवल गिवन है। क्या ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस है आपका? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि पहला इंटरवल जहां पे खत्म हुआ दूसरा भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। नो सर, नॉन कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूअस है। पहले 5 से 9 गया तो दूसरा 10 से 19 पे आया, फिर तीसरा 20 से 29 पे गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्लास इंटरवल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। ये अभी नॉन कॉन्टिन्यूअस था, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस में। कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट, ध्यान से सुनना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सुनो बस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये पहले इंटरवल का अपर लिमिट है और दूसरे इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो पहले इंटरवल का अपर लिमिट है 9, दूसरे इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो है 10, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1। क्लियर? सिमिलरली ये चीज सब में फॉलो हो रहा है। ओके? यस सर। जैसे आपने इसका डिफरेंस निकाल लिया, तो जो भी इसका डिफरेंस आया उसका हाफ कर दो। तो 9 और 10 का डिफरेंस आया था 1, और उसका हाफ आ जाएगा 0.5। क्लियर सभी को? Yes, sir. मैंने इसका यस इसका सर। डिफरेंस निकाला जो कि 1 आया, और इसको मैंने हाफ जब कर दिया तो इसकी वैल्यू आई 0.5। अब ये जो 0.5 आया है, ये क्या करो आप, सब जितने भी क्लास इंटरवल है उनके लोअर लिमिट से माइनस कर दो, अपर लिमिट में प्लस कर दो। तो 5 में से लोअर लिमिट में 0.5 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4.5, और 9 में जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 9.5। जब 10 में आप 0.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9.5, और 19 में प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 19.5। 20 में माइनस कर दोगे 0.5 तो ये 19.5 आ जाएगा,
29 में ऐड कर दोगे तो ये 29.5 आ जाएगा। सिमिलरली ये 29.5 आ जाएगा, 39.5 आ जाएगा, 39.5, 49.5। क्या ये आपका अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिख रहा है? जहां से एक खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, देख लो। यस यस सर। अब जाके फिर आगे इसका प्रोसेस फिर सेम होगा, फिर इसकी क्रॉसपोर्ट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी, फिर जो अभी हम लोगों ने सीखा वो सब सेम रहेगा। क्लियर? तो हो सकता है पेपर में आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में ऐसे भी आ जाए कि यस जो सर। आपका सीरीज है वो नॉन कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में गिवन हो, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू विल प्रोसीड। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कुछ कंसेप्ट और ध्यान से देखो। लेट अस सपोज एक कंसेप्ट मेरे पास है। ओके, आपके पास ना कुछ इस तरीके से इंटरवल गिवन है। मान लेते हैं जो मार्क्स है बच्चों का, ये रहा मार्क्स, और ये रहा उसके करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों को कितना मार्क्स। तो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि जो लेस देन 10 नंबर है वो 20 बच्चों को है, लेस देन 20 वो लेटर सपोज 30 बच्चों को है, लेस देन मान लेते हैं 30, ये लेटर सपोज 50 बच्चों को है, लेस देन लेटर सपोज 50, या मान लो 40। ये जो लेस देन 40 है ये मान लेते हैं आई थिंक 70 बच्चों को है, एंड लेस देन 50 ये मान लेते हैं 100 बच्चों को है। आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जो आपके पास मार्क्स है वो लेस देन के फॉर्म में है एंड करॉस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से फॉर्म में है। ये तो सीखा नहीं है आपने, तो क्या करोगे आप, पहले इस लेस देन वाले चीज को क्लास इंटरवल में चेंज कर दोगे। मैं यहाँ पे करता हूँ, क्लास इंटरवल में चेंज कर दो। कैसे करोगे ध्यान से देखो। अगर ये मार्क्स है तो लेस देन 10, तो मिनिमम कितना होगा, 0। तो क्या मैं लेस देन 10 को 0 से 10 लिख सकता हूँ? तो यस 0 से 10 मतलब लेस देन 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, बोला कि लेस देन 10, 10 से कम नंबर आया है 20 बच्चों को, और नेक्स्ट लाइन में आपको बोला कि 20 से कम नंबर आया है 30 बच्चों को। तो क्या आप एग्री करते हो कि जो 20 से कम आया है उसमें 10 से कम भी इंक्लूडेड होगा? यस यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20 से कम आया है तो इसका मतलब 10 से भी कम इंक्लूडेड होगा। तो लेकिन मुझे अगर 0 से 10 पता है कि इतने बच्चों को आया है, और मुझे ये निकालना है कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 से कम आने वाले बच्चों में से 10 से कम आने को माइनस कर दो, यस सर। हो जाएगा। सिमिलरली फिर आगे अगर हम चलेंगे कि 20 से 30 कितने बच्चों को आया है, तो 30 से पीछे टोटल 50 बच्चे हैं, इस 50 में से 20 से पीछे वाले को माइनस कर दो, तो 50 में से 30 को माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर नंबर हिंदी में बोल रहा हूँ तो सबको समझ में आ रहा है ना? 50, 50। ओके, यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। आगे, इसके बाद जब लेस देन 40 की बात करें तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ 30 से 40, इसके बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने बोला कि जो 40 से कम आए हैं उस 70 बच्चे हैं, उसमें से आप 30 से कम आने वाले बच्चों को माइनस कर दो, 70 में से 50 को माइनस कर दो तो ये 20 आ जाएगा। 20। फिर यहाँ पे 50 मतलब 40 से 50 के बीच का क्लास इंटरवल, तो 50 से कम लाने वाले बच्चे 100 हैं, इसमें से 40 को माइनस कर दो, 40 से कम लाने वाले को, तो 100 में से 70 कर दोगे तो 30 आ जाएगा। क्या मैं इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? अब यस इसका सर। सीएफ निकालो। सीएफ क्या आ जाएगा, 20, 30, 50, 70, 100, और ये मिलाओ। तो ये जो आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी था ये फ्रीक्वेंसी नहीं था, अगर मैं इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ तो ये एग्जामिनर आपको डायरेक्टली सीएफ दे रखा। ओके, तो जब भी लेस देन के फॉर्म में इस तरीके से आए तो आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो सीएफ है वो ये बन जाएगा। अब इसके आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो आपको ये समझ में आया कंसेप्ट सबको? यस सर। यस सर। अब आते हैं पेपर में, हो सकता है एग्जामिनर इस बार नहीं ऐसा नहीं देंगे, कुछ ऐसा देंगे। बच्चों को मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कहता है मार्क्स कुछ इस तरीके से है कि मोर देन 0 100 बच्चों को है, मोर देन 10 लेट अस सपोज 80 बच्चों को है, फिर
मोर देन 20, लेट अस सपोज 60 बच्चों को है, या 60 नहीं 70 लेके चलते हैं, अदरवाइज 20 आ जाएगा। मोर देन 30, लेट अस सपोज 40 बच्चों को है। मोर देन 40, लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से मान लेते हैं 10 बच्चों को है। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, अब इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में क्रॉसपॉन्ड में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा CI। अब मोर देन जीरो को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 0 से लेके 10। पहला स्टेटमेंट मेरे को क्या बोल रहा है कि जीरो नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे जो है वो 100 है, और 10 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे जो है वो 80 है। तो अगर मैं 0 से 10 मुझे चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 से ज्यादा लाने वाले बच्चों में से 10 से ज्यादा लाने वाले बच्चे जो है उनको मैं माइनस कर दूं। सब्ट्रैक्ट। यस सर। तो Yes, 100 sir. में से 80 चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 20। 20. तो यहाँ ऊपर देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे आप इस ऊपर में जो कर रहे थे 20 से फिर 30, यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा अलग कंसेप्ट लगा के कर रहे थे। यहाँ पे भी वही कर रहे हो, बट थोड़ा अलग कंसेप्ट लगा के कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर से 10 से जब 20 की बात करेंगे, तो 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे 80 है, 20 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 70 है। 80 में से 70 को माइनस कर दो तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 10 से 20 के बीच में लाए होंगे। फिर 20 से 30 के लिए अगर देखा जाए, तो 20 से 30 के लिए क्या बोलोगे आप, 20 से ज्यादा लाने वाले 70 बच्चे हैं, 30 से ज्यादा लाने वाले 40 है, इनका डिफरेंस ये आ जाएगा। फिर जब आप 30 से 40 देखोगे आप, तो 30 से 40 के लिए 30 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 40 है, और 40 से ज्यादा लाने वाले 10 है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो ये हो जाएगा। और जब आप 40 से 50 देखोगे, तो बेसिकली क्या बचेगा, ओनली 10। क्योंकि 40 से ज्यादा मतलब या 50 यहाँ पे लिखो या फिर छोड़ दो, अदरवाइज 50 लिख सकते हो वैसे तो, या छोड़ दो आप, यहाँ पे आपने ऐसे ही छोड़ दिया, या 100 लिखना होगा। मार्क्स है तो मैक्सिमम 100 हो सकता है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अब जब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ से आप CF निकाल लोगे। CF कैसे आएगा, 20, 30, 60, 19 एंड 100। तो इस बार जो ये ऊपर दे रखा था ये CF नहीं था, पहले वाले में वो CF था, इस बार वो CF नहीं है। CF देखो ये निकला। ओके। तो अगर आपके पास लेस देन के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो क्लास इंटरवल में कुछ इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और आपके पास अगर मोर देन के फॉर्म में कंसेप्ट आए तो क्लास इंटरवल में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. ओके। अब जब आप बुकलेट ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से बुकलेट का प्रेफरेंस दिखेगा। मैंने पिछले क्लास में मीन तक करा दिया था, मतलब मीन के कंसेप्ट हो चुके थे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद मीडियन, पोजिशनल एवरेज दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप ये सब सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। पहला वाला क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना है, दूसरा वाला भी वही है, तीसरा वाला में भी कुछ डिस्क्रीट सीरीज आ चुका है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 तब देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास जो ये क्लास इंटरवल गिवन है वो क्या दे रखा है, नॉन कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में। तो पहले कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। ओके। यहाँ से ना मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, वो क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 35। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट नहीं लगेगा। प्रांशु, अगर आपने अपने डाउट्स को बताओ, क्या डाउट है प्लीज। इतना टाइप में पढ़ूंगा तो फिर टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा यार। हेलो हाँ बोलो। सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि कोई इंटरवल होता है तो उसमें जो हम्म, हमारा लोअर पार्ट जो होता है वो हम्म, इंक्लूडेड होता है, एंड जो अपर पार्ट हाँ होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। हाँ, उस तरीके वो से नेक्स्ट सोच सकते इंटरवल हो। हाँ, नेक्स्ट इंटरव्यू वो में ला नेक्स्ट सकते इंटरवल में हो। हाँ, इंक्लूड होता है। बट सर, या मोर तो देन जीरो का मीन्स, ऐसे समझो। हाँ बोलो, मोर देन जीरो का मीन्स। मोर देन जीरो का मीन्स है कि जीरो से बड़ा जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। नहीं नहीं, आप इसको मोर देन इक्वल टू भी लिख लेके चल सकते हो। यहाँ पे मार्क्स है तो मतलब जीरो या या जीरो से बड़ा। सर, अगर आप ओके। अगर स्पेसिफिकली अगर हम देखें, अगर मोर देन जीरो है इसका मीन्स तो जीरो से बड़ा है, अगर इक्वल टू लिखा है तब हम इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो आप इस क्लास इंटरवल ऐसे बना सकते हो, जीरो से बड़ा इक्वल टू 10, या देन सर ऐसे ये भी कर राइट सकते होगा। हो। हाँ। और नहीं तो अरे मैं तो ये आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली मैथमेटिकल टर्म्स में जाओगे तो। लेकिन अगर इस फॉर्म में आएगा तो आप क्लास इंटरवल 0 से 10 लेके चलोगे ना। 0 से 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने कोई ऐसा टर्म क्लोज ब्रैकेट तो नहीं लगा दिया, ना ही कोई ओपन ब्रैकेट लगाया है।
बस नॉर्मली आप मेंशन कर रहे हो कि 0 से 10 के बीच में आने वाले बच्चे कितने हैं। तो हो सकता है एक एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसको 0 नहीं आया होगा, तो ऑटोमेटिकली 0 आपका एक्सक्लूड हो गया। समझ रहे हो? जी तो सर। यहाँ पे जी सर। स्ट्रिक्टली और इक्वलिटी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ये स्टैट्स है, मैथ नहीं है। ओके, क्योंकि अगर कोई बच्चा को 0 नहीं आया होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो चुका है आपके पार्ट से। नहीं सर, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हाँ था, हाँ जैसे हाँ, बिल्कुल, जनरली हाँ भी होता बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया। ये सब सोचोगे है। तभी तो मैथ्स में टिक पाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से होगा। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 35 ना एक और पेपर में आया हुआ है, और ये पेपर में आया है आपको 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आप बहुत बच्चों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं सॉल्व किया, वो इसलिए क्योंकि इसमें ना वो मीन मीडियन मोड खोजने लगा। क्या मीन मीडियन मोड कैसे होगा? क्वेश्चन समझो क्या है। बोला आपको कि रेवेन्यू फ्रॉम डेली सेल ऑफ 250 शॉप्स सेलिंग फायरवर्क आर गिवन बिलो। एग्जामिनर ना इस क्वेश्चन से बस ये देखना चाहता है कि बच्चा को ये टेबल देखना आता है या नहीं आता। बाकी वो मीन मीडियन मोड पूछ ही नहीं रहा, वो बच्चा को 8 क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? यस, किसी को डाउट एनीवन? हाँ, बुकलेट अवेलेबल है आराध्या। आप ना ग्रुप में अगर एडेड हो तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप मेरे को टेक्स्ट करके भी ले सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन में आपको बोला कि ये रेवेन्यू गिवन है और ये नंबर ऑफ शॉप्स है। बोला कि इफ पॉल्यूशन टैक्स इज टू बी लेविड ऑन शॉप अर्निंग एट लीस्ट 1800 पर डे, कैलकुलेट द परसेंटेज शॉप विच विल हैव टू पे द टैक्स। आपके पास जो इंटरवल गिवन है कुछ इस फॉर्म में गिवन है कि जो 500 या 500 से कम रुपए कमाने वाले कितने शॉप्स है मार्केट में, 500 से 1500 रुपए कमाने वाले कितने शॉप्स है मार्केट में, सिमिलरली 1500 से 2500 रुपए कमाने वाले कितने शॉप्स है, और 2500 से 3500 रुपए कमाने वाले कितने शॉप्स है। इसके बाद बोला कि अगर टैक्स लगता है उनके ऊपर जो 1800 या 1800 से ज्यादा कमा रहे हैं, एटलीस्ट 1800 का मतलब होता है 1800 और उससे ज्यादा। तो अगर 1800 और 1800 ज्यादा कमाने वाले लोगों पे अगर टैक्स लगता है, तो बताओ पूरे मार्केट में कितने परसेंट ऐसे शॉप्स हैं जो टैक्स पे कर रहा है। तो एग्जामिनर बस इतना चाहता था कि आप क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से पढ़ो और इस टेबल को देखकर समझो कि ये टेबल क्या है। मतलब आपको इतना आना चाहिए कि टेबल आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि टेबल देखना भी एक स्टैट्स का पार्ट है। बच्चा अब इसमें मीन मीडियन मोड ढूंढेगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछा आपसे कि आप मेरे को बताओ कितने परसेंट ऑफ शॉप्स दुकान जो है वो टैक्स पे करता है, और टैक्स वो पे करेगा जो कि 1800 से ज्यादा रुपए कमा रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये पहले रॉ वाले शॉप्स टैक्स पे करेंगे? नो सर। नहीं No, करेंगे। sir. क्या ये दूसरे रॉ वाले टैक्स पे करेंगे? नो No, सर। sir. नहीं करेंगे। सर ठीक है, तो मतलब पहला तो नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो लास्ट रॉ है ये पक्का टैक्स पे करेगा? यस सर। तो मतलब यस 30 सर। शॉप्स तो ऐसे आ गए जो टैक्स पक्का पे करेगा ही करेगा। लेकिन जो ये वाला रॉ दिख रहा है आपको 1500 से 2500 कमाने वाले जो 50 शॉप्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस 50 शॉप्स में से कुछ ऐसे शॉप्स होंगे जो टैक्स पे करेगा और कुछ ऐसे होंगे जो टैक्स पे नहीं करेगा? यस सर। यस क्लियर? सर। तो आप ध्यान से देखो, इसी को बस आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है, जो कि क्लास 11th में आपने, सॉरी क्लास 8 में आपने सीखा होगा यूनिटरी मेथड। कुछ ऐसा देखो, ये जो 50 शॉप्स है वो किस इनकम रेंज के बीच में लाई कर रहा है, 1500 से 2500। तो अगर मैं बोलूं तो 1000 के इनकम का डिफरेंस है इनके बीच में, 1000 के डिफरेंस में टोटल 50 शॉप्स लाई कर रहा है। क्लियर? लेकिन इस Yes, sir. 1000 शॉप्स में से कुछ शॉप्स ऐसे होंगे जो कि क्या करेगा, टैक्स पे नहीं करेगा। कुछ शॉप्स ऐसे होंगे जो कि टैक्स पे करेगा। अब वो कौन है जो टैक्स नहीं पे करेगा? जिसका इनकम 1500 से 1800 हो, ये टैक्स पे नहीं करेगा। और जिनका इनकम 1800 से 2500 हो, ये टैक्स पे करेगा। तो कहने का मतलब 300 का जो डिफरेंस है ये टैक्स नहीं पे करेगा। यहां से जो 700 का डिफरेंस है ये टैक्स पे करेगा। तो 1000 का डिफरेंस में टोटल 50 दुकानें आ रही थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 रुपए के डिफरेंस में 50 अपॉन में 1000 दुकानें आ रही होंगी, और 700 रुपए के डिफरेंस में 50 अपॉन में 1000 इंटू में 700 दुकानें आ रही होंगी, तो 700 रुपए। इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 35। तो इस 50 में से 35 ऐसे दुकानें हैं जो कि जिनकी इनकम 1800 से 2500 के बीच में लाई कर रहा होगा, और वो टैक्स पे करेंगे। तो ये 30
तो पे करेगा ही करेगा। ये 35 भी टैक्स पे करेगा। तो टोटल हमारे पास कितनी दुकानें हो गई? 65। तो 65 शॉप्स 65। ऐसी हैं जो कि टैक्स पे करेगा। अब इसको अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 65 अपॉन में 65 टोटल divided by नंबर 50. ऑफ शॉप्स। टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कैसे आएगा? या तो आप इसको ऐड कर दो एडिश। तो 250 आ जाएगा, या तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 250। तो यहाँ से क्या करेंगे? 65 अपॉन में 250 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। आपके पास 26% आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो समटाइम्स पेपर में आपसे, आप इतना मत समझो कि सर एग्जामिनर आपसे मीन मीडियन मोड ही पूछ रहा है। वो बस ये भी जानना चाहता है कि आपको नॉर्मल टेबल देखना आ रहा है या नहीं आ रहा। और देखना आ रहा है तो 8 क्लास का मैथ लगाओ, सॉल्व करके जाओ, 2 नंबर लेके जाओ। क्लियर है? ओके। सो इसके बाद जो है, आप जो है मीडियन का जो कंसेप्ट है, मतलब मीडियन के जितने क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी डाउट हो, यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप। मीडियन के बाद हमारे पास, आप थोड़ा आगे बढ़ते। यस करण, क्या डाउट है? सर हम जे डिवोर को फॉलो कर रहे हैं ना बुक? हाँ बिल्कुल। ओके। जो बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे तरफ से, उसमें भी जेएल डिवोर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एज वेल एज मिलर एंड मिलर के भी मिलेंगे। ओके। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने मीडियन कर लिया कंसेप्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज क्वार्टाइल। अगर मीडियन समझ में आ गया, क्वार्टाइल भी समझ लोगे, तो फिर आगे सब समझ लोगे आराम से। क्वार्टाइल क्या कहता है? क्वार्टाइल कहता है आपके कि आपने क्या किया, अपने पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मीडियन मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। कुछ ऐसा, 1 2 3। अगर एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो 3 डॉट देंगे ना। तो इस तरीके से। तो जो पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं Q1, इसको बोलते हैं हम लोग Q2, इसको बोलते हैं Q3। Q1 का नाम हम लोग देते हैं, दिस इज नथिंग बट अ लोअर क्वार्टाइल। जो Q2 है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडल क्वार्टाइल। और जो Q3 है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ओके। जो आपका ये Q1 है, ये क्या करता है, आपके पूरे डेटा को आगे 75% और पीछे 25% शो करता है। अगर आप अपने डेटा में से क्वार्टाइल Q1 निकाल रहे हो, तो आप वो एक ऐसा नंबर निकाल रहे हो जिसके पीछे का डेटा 25% है और आगे का डेटा 75%। अगर आप ये Q2 निकाल रहे हो, तो Q2 मतलब मिडिल क्वार्टाइल। ये मीडियन ही होता है, जो जिसके आगे का भी डेटा 50% है, पीछे का भी डेटा 50%। तो Q2 इज नथिंग बट अ मीडियन। और जब अगर आप Q3 निकाल रहे हो, तो Q3 क्या कहता है कि Q3 एक ऐसा नंबर है डेटा का, जो आपके डेटा को आगे 25% बचेगा, पीछे 75% बचेगा। तो Q3 आपके डेटा का वो नंबर है जो कि आपके डेटा को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि उसके पीछे की जो डेटा होगी वो 75% होगी, और आगे की जो डेटा होगी वो 25% होगी। तो ये है Q1 Q2 Q3। किसी को डाउट एनी वन? नो सर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यस सर। अब क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला देखते हैं, अगर आपके पास सीरीज इंडिविजुअल है तो। सीरीज इंडिविजुअल है तो यहाँ पे भी आपको वही कहता है, स्टेप नंबर 1, आप अपने डेटा को अरेंज कर लो। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 2 ध्यान से सुनना। सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
नो एम आई ऑडिबल? सर लो वॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। नो एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस सर, यस। यस सर। अब ठीक है, सबको आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, चलो थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका के है, ये के क्या बता रहा है? के बता रहा है आपके पास कि आप कौन से क्वार्टाइल को निकाल रहे हो, Q1 को, Q2 को, Q3 को। अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हो तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्वार्टाइल 2 निकाल रहे हो तो 2 हो जाएगी के की वैल्यू, क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हो तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन सो। ये आपके पास आ गया। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं के इंटू में एन प्लस वन एथ टर्म। वहां पे था एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म, यहाँ पे के इंटू में एन प्लस वन बाय फोर एथ टर्म, क्योंकि 4 क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये आ गया, अगर ये एक इंटीजर नंबर में आ गया, क्योंकि की वैल्यू इंटीजर नंबर में आ गई तो अच्छी बात है। अगर अगर नॉन इंटीजर के नंबर में आता है तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ए पॉइंट बी एथ टर्म वाला, जो कि क्या होता था, ए एथ टर्म प्लस में 0 पॉइंट बी एथ प्लस में, या ए प्लस वन एथ, इस तरीके से लिख लो, ए प्लस वन एथ टर्म माइनस में ए एथ, कुछ ऐसा। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से डेटा गिवन है, x इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 9 11 12, कुछ ऐसा गिवन है आपके पास। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले Q1 निकालना। अच्छा, Qk की वैल्यू क्या होती है? Qk होता है k n प्लस वन बाई फोर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे स्मॉल n है, ये ध्यान देना। अब ध्यान से मैं निकालना चाहता हूँ Q1, Q1 मतलब क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 के लिए जो है क्या होगा, k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी, n मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 8 प्लस 1 अपॉन में 4, ये तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगा 9 बाय फोर टर्म। 9 बाय फोर टर्म क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, और ठीक है 2.75 आ जाएगा, 25 आएगा, ठीक है 2.25 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये 2.25 हमें निकालना है, 2.25 टर्म, लेकिन 2.25 टर्म तो इसमें से हम निकाल ही नहीं सकते, तो मेरा मतलब ये नॉन इंटीजर के फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 2.25 टर्म को इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूला में ब्रेक करूंगा। क्या होता है, 2th टर्म, जहां पे 2 मेरा ए का काम करेगा और 0.25 बी का काम करेगा। तो 2th टर्म प्लस में 0.25, फिर 2 प्लस 1 3th टर्म माइनस में 2th टर्म इज इक्वल टू 2th टर्म मेरा कौन सा है अपने डेटा में, ये 4 है, 4 इज द 2th टर्म। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 प्लस में 0.25, और तीसरा टर्म मेरा क्या है, 5 है मेरे डेटा में, तो तीसरा टर्म मेरा 5 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, और माइनस में दूसरा टर्म तो 4 था, तो 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, तो 4 प्लस में 0.25 इंटू में 1, फाइनल आंसर इज नथिंग बट 4.25। दिस इज योर Q1, ये आपके पास क्वार्टाइल 1 है, क्लियर है सभी को। अगर मेरे को क्वार्टाइल 3 चाहिए होता, Q3 चाहिए होता, तो मैं क्या करता, के प्लेस पे 3 पुट करता, एन मेरा आज भी 8 होता, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th टर्म, इसको हम लोग लिखते क्या, तो 9 3 जा 27 बाय 4th टर्म, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24, 6.75, इस तरीके से। अगर मेरे पास नॉन इंटीजर के फॉर्म में आया तो 6.75 टर्म को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 6th टर्म प्लस में 0.75, और ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 1th टर्म माइनस में 6th टर्म। आप देखते हैं 6th टर्म आपका क्या है इसमें, वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 9 है आपके पास 6th टर्म। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 प्लस में 0.75, 7th टर्म आपका 11 था, 11 माइनस में 9, यह आ गया 9 प्लस में 0.75, 11 माइनस 9 आता है 2,
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 10.5। दिस इज योर Q3। तो ये जो Q1 आपका आया था 4.25, ये 4.25 आपके डेटा का वो नंबर है जो पूरे डेटा के पीछे को 25% और आगे को 75% बताता है। और जो आपके पास ये Q3 आया था 10.5, ये आपके पास वो नंबर है जो आपके पूरे डेटा को पीछे को 75% और आगे को 25% बता रहा है। क्लियर है सभी को? इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल फाइंड आउट करना। यस सर। यस करण, बताओ क्या डाउट है? सर तो अगर हम Q2 निकालेंगे तो वो तो मीडियन भी आ जाएगा। हाँ, मीडियन ही आ जाएगा, एग्जैक्ट मीडियन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि Q2 आप निकालोगे ना ऑटोमेटिकली आपका क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, QK इज इक्वल टू K के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे, n+1 डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, n+1 बाई 2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना मीडियन वाला। यस सर, यस। ओके, ये था इंडिविजुअल सीरीज। नो, अगर हमारे पास लेट अस सपोज डिस्क्रीट सीरीज होता तो क्या करेंगे? सेम। ओके, प्लीज अपने आप को सारे म्यूट कर लो, थोड़ी सी नॉइज आ रही है। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास स्टेप 1 में वही होगा, अरेंज द डेटा। अब डेटा को कैसे अरेंज करना सबको पता है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में जो मीडियन, नॉट मीडियन, क्वार्टाइल जो आपके पास आएगा Q के, उसको हम लोग लिखते हैं क्या? K कैपिटल N+1/4। ये K कैपिटल N+1/4 टर्म, जहां पे आपका वेयर N क्या है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सपोज आपके पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, एक्स है 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी आपके पास 9 8 7 5 1। आपको बोला गया कि क्या करो, सबसे पहले CF निकाल लो। याद करो CF करते थे, तो CF क्या जगह 9 9 + 8 17 24 29 और 1 करोगे तो 30 आ जाएगा। तो आ गया आपके पास CF। अब देखते हैं, अगर मुझे QK की फॉर्मूला ये होती है K N+1/4th टर्म, अगर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? Q1 निकालना पड़ेगा। K के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, N मेरा क्या होगा? इसका समेशन, F का समेशन है 30, तो 30 + 1 डिवाइड बाई 4। Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 31/4th टर्म। और 31/4th टर्म क्या आ जाएगा? आई थिंक इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 चौके 28, 7.75 आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना लेकिन। तो 7.75 टर्म, बताओ 7.75 किस पे लाई करेगा? इस वाले में, फर्स्ट वाले में। यस। फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले का जो ये 2 है, ये क्या होगा आपका? क्वार्टाइल 1। सर क्वार्टाइल। Q1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आपको Q3 निकालना होता तो क्या लिखती है आप? K के प्लेस पे 3 N+1/4th टर्म। K के प्लेस पे 3, N आपके पास 30 था, 30 + 1/4th टर्म। आगे देखो, तो यहां से आपके पास 31 इंटू में 3, यह जाता 93 डिवाइड बाय 4th टर्म। अब इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता आपके पास? 25 24 चौके 96, 23.75 दिया जाता। 23.75 टर्म देखते क्या होगा, बताओ किसमें लाइक करेगा? इसमें, थर्ड वाले में। थर्ड वाले। Q2 6 आ जाएगा। Q3 6 आ जाएगा आपके पास। वेरी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? क्वार्टाइल निकाल सकते हो जब आपके पास सीरीज क्या हो? डिस्क्रीट हो। आगे देखो, अगर लेटर सपोज हमारे पास सीरीज कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसमें क्या करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करो? अपने जो क्वार्टाइल क्लास है उसको निकालो। तो क्वार्टाइल क्लास का जो फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल क्लास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K, याद करो वहां पे होता था N/2, यहाँ होता है K टाइम्स N/4। K क्यों के लिए? K किस लिए? क्योंकि आप Q1 निकाल रहे हो या Q2 निकाल रहे हो, उसको बस रिप्रेजेंट करता है। K टाइम्स N/4th टर्म, ये आपको देगा एक क्वार्टाइल क्लास। जैसे ही आप क्वार्टाइल क्लास निकाल लोगे
फिर जाके जो आपके पास क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा L1 प्लस में KN/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। यहाँ पे L1 वही है, लोअर बेसिकली लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्ड टू द क्वार्टाइल क्लास। उसके बाद CF वही है, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द क्वार्टाइल क्लास। F आपका वही है, फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द क्वार्टाइल क्लास। और H आपका वही है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्ड टू द क्वार्टाइल क्लास। तो आप चाहो तो अपना नोट बना सकते हैं। क्वेश्चन अगर करते हैं, लेटर सपोज अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है कुछ इस तरीके से 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 एंड 40 से लेकर 50। इसके करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या, तो 98751। आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, वो क्या आ जाएगा 9, 8, 17, 24, 29 एंड 30। ये आ गया। अब आपके पास क्या करना है, क्वार्टाइल क्लास आपको निकालना है। तो लेट अस सपोज आप निकाल रहे हो Q1 के लिए, तो Q1 के लिए जो क्वार्टाइल क्लास निकलेगा क्या निकलेगा, K की वैल्यू 1, N के प्लेस पे N की वैल्यू, और N होता है मेरा समेशन ऑफ F। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 डिवाइडेड बाई 4। क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 4, 7.5 7.5। 7.5 टर्म। अब बताओ ये जो 7.5 टर्म वो किस में लाई करेगा, पहले वाले में। यस सर। दिस इज योर क्वार्टाइल क्लास 1, क्वार्टाइल क्लास 1। अब जब ये निकाल रहे हो तब आप आपके पास जो Q1 का फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, L1 प्लस में ये जो आपके पास आया है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, बेसिकली K इंटू में N/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। आगे क्या करेंगे बताओ, L1 मेरा क्या होगा, जो क्वार्टाइल क्लास है उसका लोअर लिमिट जो कि 0 है। KN/4 निकाल के बैठे हैं 7.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो आपके पास क्वार्टाइल क्लास है उसके जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्या इसके पहले कुछ है, नो सर। नहीं है तो 0 लेके चले, कुछ नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई F। F मतलब जो क्वार्टाइल क्लास है उसके करस्पॉन्ड का फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। H क्या होगा, जो क्वार्टाइल क्लास है उसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर Q1। क्लियर। अब जब मैं Q3 निकालने की कोशिश करूंगा तो Q3 के लिए सबसे पहले मुझे क्वार्टाइल क्लास निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल क्लास 3 जो कि क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ N/4, 3 टाइम्स ऑफ 30/4, कुछ इस तरीके से। तो 90/4, तो 90/4 में क्या लिख सकते हैं बताओ, 20, 22, 24, 88, 22.5 टर्म। 22.5 टर्म किस में आ रहा होगा, इसमें थर्ड वाले। थर्ड। ये रहा आपके पास क्वार्टाइल थर्ड का क्लास। अब जैसे ही क्वार्टाइल थर्ड का क्लास आप निकाल लोगे तो आप Q3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 प्लस में वही 22.5 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। L1 बताओ क्या होगा, इस क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट है 20, 20 इज योर L1। 22.5 माइनस CF मतलब जो क्वार्टाइल क्लास है उसके जस्ट 17। पहले का, ये रहा 17, यहाँ लिखोगे आप 17। फ्रीक्वेंसी F का मतलब इस क्वार्टाइल क्लास का ये 7 कॉरस्पॉन्ड टू दी फ्रीक्वेंसी जो है, इनटू में H आपके 10 ही है। क्लियर है, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी जैसे मैंने मीडियन में बताया था कि अगर आपका जो ये क्लास इंटरवल है ये ओपन एंडेड होता तो भी सेम प्रोसेस फॉलो करते, जैसे मीडियन में बताया था सेम यहाँ पे भी वही होगा। क्लियर है सभी को, यस सर। ओके। अगर ये क्लियर है तो आप मुझे बताओ, इसके बाद जो एक कंसेप्ट है डिसाइड। जैसे मीडियन आपके पूरे डेटा को क्या करता था, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, क्वार्टाइल आपके पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, डिसाइल आपके पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे कितने कट लगाने पड़ेंगे, 9, 1 2 यस सर 3 9। 4 5 6 7 8। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लो, सब 9।
तो ये क्या D1 होगा। D1 मेरे को क्या बताएगा, हमारे डेटा का बेसिकली आगे का हिस्सा 90% है, पीछे का हिस्सा 10% है। सिमिलरली लेट अस सपोज ये मेरा D5 है, D5 क्या बताएगा, आगे का हिस्सा 50%, पीछे का हिस्सा 50%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ D5 इज नथिंग बट ए मीडियन। तो जो Q2 आपका था मीडियन, Yes, उसी sir. तरीके से D5 भी आपका मीडियन होगा। और अगर मान लेते ये D9 है, मतलब इसके आगे का हिस्सा 10% होगा, इसके पीछे का हिस्सा कितना होगा 90%। मतलब D9 एक ऐसा नंबर देगा आपको 90%. जो ये बताएगा कि आपके आगे का एरिया जो है 10% है, पीछे का एरिया 90%। समझ में आया। अच्छा, अब सभी एग्री करो। तो जब हमारे पास क्वार्टाइल मीडियन था तो डिवाइड बाय 2 करते थे, क्वार्टाइल था तो डिवाइड बाय 4 करते थे, तो क्या डिसाइड होगा तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। Yes, sir. ओके। सिमिलरली एक कंसेप्ट हमारे पास परसेंटाइल, अभी आप सब फॉर्मूला बता दोगे, देखना सब इसका। परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या कहता है, आपके पूरे डेटा को ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे P10 लिख रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि P10 का मतलब क्या है, कि P10 आपके डेटा का वो पॉइंट है जिसके आगे का एरिया होगा 90%, पीछे का एरिया होगा 10%। अगर मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपके डेटा पे दैट इज P1, तो P1 आपके डेटा का वो पॉइंट है जो आगे बता रहा है 99%, पीछे बता रहा है 1%। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, एक हमारे पास नंबर है दैट इज ये P9, P99, P99 का क्या मतलब है कि वो एक ऐसा नंबर है जिसके आगे अब ओनली 1% डेटा बचा हुआ है, पीछे टोटल 99% डेटा था। और अगर मैं बोलता हूँ कि एक डेटा है जो कि है P50, तो आगे भी 50%, पीछे भी 50%, तो क्या पीछे मैं भी बोल सकता 50%. हूँ P50 इज नथिंग बट अ मीडियन। Yes, sir. Yes, sir. Q2, P50, D5 ये सब इक्वल होंगे। तो जब मीडियन था तो डिवाइड बाय 2 करते थे, क्वार्टाइल डिवाइड बाय 4, डिसाइल डिवाइड बाय 10, तो परसेंटाइल होगा तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 100. 100। अगर ये समझ में Divide आ by गया है 100. ना, बिल्कुल सही। तो आप देखो आप फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। Just give me a second. ओके, अब ध्यान से देखो, मैं इस फॉर्मूला आप लोगों को लिखता हूँ कुछ इस फॉर्म में। मैंने बोला यहाँ पे लेट अस सपोज सीरीज आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, ये मैंने बोला सीरीज आपके पास है डिस्क्रीट सीरीज, और सीरीज आपके पास है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जब आप मीडियन निकालते थे तो मीडियन में आप इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 N plus टर्म, 1/2. और अगर इंटरपोलेशन आता था तो एथ टर्म A plus प्लस में A 0 term पॉइंट plus बी, 0 point B. ए प्लस वन ब्रैकेट में A टर्म plus 1 प्लस माइनस में एथ। minus ठीक है। A. अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होता था तो क्या करते थे आप मीडियन में, कि मैं मीडियन कुछ इस तरीके से निकालूंगा, कैपिटल n+1/2। Capital N plus 1/2. अगर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता था तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते थे n/2 टर्म करके, और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला होता था L1 प्लस में n/2 माइनस में Plus CF अपॉन में F N/2. इंटू में H। अब जब आपके पास ये क्वार्टाइल आया, तो क्वार्टाइल के लिए आपने क्या बोला कि जो मैं QK निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, K रिप्रेजेंट करेगा मेरे क्वार्टाइल को। अब यहाँ पे मैं n+1/2 के जगह पे 4 कर दूंगा। क्लियर। और अगर मेरे पास ये टर्म A पॉइंट BH में आएगा तो फिर इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके।
अगर मैं क्वार्टाइल मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज होता है तो यहाँ पे जो मैं क्यूके के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, के तो क्वार्टाइल को मेंशन करेगा एन कैपिटल एन प्लस वन अपॉन में फोर्थ टर्म, जहां पे ये कैपिटल एन क्या है मेरा समेशन ऑफ एफ। और जब मेरे पास अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है तो सबसे पहले मैं क्वार्टाइल क्लास निकालूंगा। क्वार्टाइल क्लास क्या होगा, मीडियन बोलता था n/2, ये कहता है n/4। n/4। और यहां से जो क्यूके का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, L1 प्लस में kn/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। आगे अच्छा, दोनों में प्रोसेस सेम फॉलो करते थे सॉल्यूशन करने के लिए, क्वेश्चन का सेम वही स्टेप फॉलो करते थे। सिमिलरली अगर आपके पास डिसाइल आए, मीडियन कहता था डिवाइड बाय 2 करो, क्वार्टाइल कहता था डिवाइड बाय 4 करो। जो डिसाइल होगा डी के मेंशन करेगा कि कौन सा आप डिसाइल निकाल रहे हो, n+1 को डिवाइड बाय कर दोगे 10। 10 से। और यहां से अगर नॉन इंटीजर फॉर्म में आया तो ये a.bh फॉर्म का सॉल्यूशन दे देगा। क्लियर है। सिमिलरली जब इसके आगे बढ़ोगे, लेट अस सपोज यहाँ पे, तो सबसे पहले डी के क्या आएगा, k इंटू में कैपिटल n+1/10, जहां जहां 4 था वहां वहां 10 आ गया, n इक्वल टू समेशन ऑफ 10। जब यहाँ आओगे तो डिसाइल क्लास निकालोगे, तो वो लोग कहता था n/4, तो ये कहेगा kn/10। बाय 10। और जब डीके की फॉर्मूला निकालोगे तो L1 प्लस में kn/10 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। और प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में सॉल्व करने का। अब आते हैं थोड़ा परसेंटाइल पे। ये आपके पास है परसेंटाइल। परसेंटाइल कैसे निकलेगा, पीके सर डिवाइड बाय 100। इंटू में n+1/100। वेरी गुड। ए इंटू में बीएच फॉर्मूला लगाएंगे जब ये नॉन इंटीजर फॉर्म देगा। तो इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब इंडिविजुअल सीरीज हो, बाकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ के लिए जो पीके हुआ क्या होगा, के कैपिटल n+1/100 और n इज नथिंग बट समेशन ऑफ n। और यहाँ के लिए जो हमारे पास पहले परसेंटाइल क्लास निकलेगा, के n/100 से निकलेगा, और जो परसेंटाइल का फॉर्मूला होगा वो L1 प्लस में kn/100 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे सॉल्व करते थे मीडियन एंड क्वार्टाइल। किसी को डाउट है फॉर्मूला में डिसाइल एंड परसेंटाइल का? एनीवन? नो सर। सबको क्लियर है? कोई है जिसको डाउट हो? ठीक है। तो अगर आपको मीडियन और क्वार्टाइल अच्छे से समझ में आ गया तो डिसाइल परसेंटाइल भी आप आ चुका है, आपको बस फॉर्मूला यूज करना है। दैट्स इट। क्लियर? तो ये आपका Yes, sir. पोजिशनल एवरेज का कंसेप्ट था। दिस इज ऑल अबाउट पोजिशनल एवरेज। अगर आप लोग एग्री करो तो थोड़ा और आगे बढ़े। डिस्क्रीट और Yes, sir. इंडिविजुअल में क्या में +1 क्यों करते हैं और कन्वर्ट नहीं? ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कॉन्टिन्यूस में आप +1 क्यों नहीं करते। कॉन्टिन्यूस में भी आप +1 कर सकते हो, आपका सॉल्यूशन सेम आएगा, लेकिन जो आपकी सजेस्टिव रीडिंग है वो बस L लिख के देता है। दैट्स व्हाई मैं N कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना जस्ट पहले, वहां आप कॉन्टिन्यूस में भी n+1/10 कर सकते हो क्लास निकालने के लिए, और आंसर आपका सेम ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम। आप चेक कर लेना, क्योंकि हमें ये जो हम लोग कर रहे हैं इससे हमें क्या, इससे सॉल्यूशन थोड़ी मिलता है। इससे तो बस हमें क्लास पता चलता है कि कौन सा क्लास होगा, उसके बाद इससे सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर है? तो +1 कर दोगे तो आपके पास वहां 0.5 का ही डिफरेंस मिलेगा। चलो ओके, आगे बढ़े। बोलो, सबके पास एनर्जी आगे बढ़ने का? Yes, sir. चलो बाकी सारे? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये था पोजिशनल एवरेज। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है फिर से बचपन वाला, क्या, मोड। मीन सीख लिए लास्ट क्लास में,
मीडियन और परसेंटाइल डिसाइल क्वार्टाइल, जो पोजिशनल एवरेज था वो सीख लिए इस क्लास में। अब मोड, तो जैसे कि मीन हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज करते थे, और उसके बाद मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब हम लोग क्या करते थे, क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करते थे, जिसको आप पोजिशनल एवरेज कहते हो। अब ये मोड किसके लिए करते हैं? अच्छा, कोई बताएगा मोड का क्या मतलब होता है? अक्रिंग द डेटा मोस्ट, frequency. The most occurring value मोस्ट or अक्रिंग वैल्यू। observation. हाँ, तो आपके ऑब्जर्वेशन तो जितना ज्यादा अगर करेगा वो आपका मोड होगा। तो अब ये मोड किस डेटा के लिए यूज करते हैं? मीन करते थे क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, पोजिशनल एवरेज करते थे क्वालिटेटिव डेटा के लिए। तो यहाँ मोड हम किस कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं? मोड का क्या कंसेप्ट है, किस लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? ये सबसे पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब भी हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का दो काम होता है। एक तो दिए गए बहुत सारे डेटा को एक सिंगल फिगर में एक्सप्लेन करना। जैसे कि आपके 5 पेपर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए, आपने उसका एवरेज निकाल कर बोल दिया कि हाँ ऑन एन एवरेज मेरे को इतना मार्क्स सभी पेपर में आया है। तो वो क्या कर रहा है कि आपके पूरे मार्क्स को, डिफरेंट डिफरेंट पेपर में जो मार्क्स आए उसको एक सिंगल फिगर में बता रहा है। एक तो ये होता है। दूसरा काम होता है एवरेज का, प्रिडिक्शन करना। मतलब आगे जाके आप क्या काम करोगे वो भी आपको एक एवरेज बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज मैं ना एक टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी हूँ, मतलब मैं टीवी की मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2023 में 3 टाइप के टीवी, 3 मतलब बेसिकली साइज के टीवी को मैंने लॉन्च किया। 22 इंचेज, 32 इंचेज, 45 इंचेज, कुछ इस तरीके से। अब मैं ना 2025 में फिर से एक नया मॉडल लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ। इन्हीं 3 में से कोई एक साइज पे मुझे काम करना है। मैंने क्या किया, इन तीनों का 2023 में क्या किया था, सेम क्वांटिटी 1,000 पीस लॉन्च किया था मार्केट में। अब 2025 में मैं एक नया मॉडल लेके आने चाहता हूँ, और मेरा काम क्या है कि मैं इन तीनों टाइप के साइज को बनाऊं। लेकिन बीइंग प्रोड्यूसर मेरा ये भी मोटिव रहेगा कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूं, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मतलब मैं अपने सेल्स को बढ़ाऊं। ओके, तो मैंने क्या देखा कि अब जो भी मान लेते हैं, जो भी मैं मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मशीन या जो भी प्लांट्स मुझे यूज करने हैं, तो चाहे मैं 22 इंची का टीवी बनाऊं या 32 का बनाऊं या 45 का बनाऊं, तो जो रॉ मटेरियल्स वगैरह लगेगा, जो टेक्निकल टीम्स लगेगा, जो लेबर लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब मुझे ना ये चैनलाइज करना है अपने लेबर को, अपने टेक्निक को, कि मैं किस वाले साइज पे ज्यादा मेहनत करूं, सो डैट कि उससे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। ध्यान सुनना, 2023 में ये आपने लॉन्च किया, 2025 में आप दोबारा से एक नया मॉडल लाने जा रहे हो। तो बस आपको ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए कि आप किस वाले साइज पे ज्यादा मेहनत करना चाहोगे। तो आपने क्या किया, 2023 एंड 24 का डेटा निकाला, और आप ये देखना चाहते हो कि मार्केट में जो आपने 1,000 पीस लॉन्च किया था डिफरेंट डिफरेंट साइज का, इसमें से सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर है वो कौन से साइज को परचेज कर रहा है। तो लेटर सपोज आपने ये देखा कि 22 इंची की जो टीवी है वो 500 पीस बिकी है, 32 इंची की जो टीवी है वो लेटर सपोज 600 पीस बिकी है, और 45 इंच की जो टीवी है वो 998 पीस बिक चुकी है। अब मेरे को ये बताओ कि जब 2025 में नया मॉडल लाओगे और उस पे आप प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो बताओ किस साइज के टीवी को आप ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे? 45 inches. 45 इंचेस, क्योंकि 45 की सेल बहुत ज्यादा है। तो आप इससे ये एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि जो मैं नया मॉडल लॉन्च करूंगा उसमें भी 45 का जो सेल होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि लोग 45 साइज वाले इंचेस टीवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप अपना लेबर जो है और जो टेक्निक है उसको ज्यादा आप यूज करोगे 45 इंचेस वाले टीवी को बनाने के लिए। तो ये जो आपने किया, एवरेज जो निकाला, ये कैसे निकाला? ये मोड से निकाला, और ये इस मोड का आपने यूज कहाँ पे किया? एक्सपेक्टेशन के लिए, और यू कैन से प्रिडिक्शन के लिए। अपने आने वाले कल क्या डिसीजन लोगे, क्या होगा उसके लिए। तो जब भी एवरेज का यूज फॉर अ प्रिडिक्शन पर्पस के लिए होता है, तो उस टाइम पे मॉड का कंसेप्ट आता है। जैसे लेटर सपोज आप लॉटरी परचेज करते हो, या लेटर सपोज आप जैसे कि मान लेते हैं हॉर्स राइडिंग की होती है ना, मतलब सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, उसमें लेटर सपोज आप ये देख रहे हो कि पिछले 5 साल से 8 नंबर का जो हॉर्स है, 8 नंबर का, वो जीत रहा है। तो इस साल भी सबसे ज्यादा जीतने की चांसेस किसकी होगी? उसी नंबर की होगी। तो आप पैसा किस पे लगाओगे? उसी पे लगाओगे।
तो आपने क्या किया, रेकरिंग नेचर में देखा कि कौन सबसे ज्यादा अकर कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिडिक्शन लगाया। तो इस टाइप के सिनेरियो में हम लोग मोड का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर डिफरेंट डिफरेंस नंबर को एवरेज कैसे एक्सप्लेन कर देता है? ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट नंबर नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर जो कि ज्यादा मात्रा में अकर किया गया है वो है प्रिया। मतलब 22 इंचेस एक सिंगल नंबर है जो आपके डेटा में 500 बार रिपीट हुई है। 32 इंच एक सिंगल नंबर है जो आपके डेटा में 600 बार रिपीट हुई है। और 45 इंच एक सिंगल नंबर है जो आपके डेटा में 998 बार रिपीट हुई है। अब आपसे पूछ रहा है कि ऑन एन एवरेज बताओ किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे? 45 इंच बताओगे ना, क्योंकि 45 इंच की जो रिपीटेशन है वो 998 बार हुआ है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो बेसिकली चलो इसको रिमूव नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो मोड का कहने का मतलब है कि डेटा में जो सबसे ज्यादा अकर करेगा वो आपका मोड होगा। तो ये सिंपल होता है किसके केस में? इंडिविजुअल सीरीज के केस में। जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होता है तो इस टाइम पे आप क्या करते हो, आपके पास सपोज एक्स है डेटा, ये कुछ इस तरीके से 2 2 3 4 4 4, फिर 6 8 6 7 6 9, फिर आगे देते हैं 6 6 6। आप क्या करोगे? आपको बोला गया इसमें से बताओ कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिकली अगर किया गया, कौन सा नंबर, तो आपका मोड क्या होगा? 6 होगा। सर 6। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 आ गया, तो मोड इज 6। दैट्स इट। आपके पास इंडिविजुअल चीज में इसी तरीके से डेटा गिवन होगा, आप उसमें से देखोगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अगर किया गया है, रिपीट हुआ है, वो आपका मोड हो जाएगा। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि लेटर सपोज दो नंबर आपको सेम दिख जाए। लेटर सपोज आप ऐसा बोलते कि जो सर 6 है ना, ये भी 8 बार रिपीट हुआ है, और जो 4 है ये भी 8 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे बी मॉडल का कंसेप्ट आ जाता है, और बी मॉडल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? मीन बताता है क्वांटिटेटिव को, और मीडियन बताता है क्वालिटेटिव को आंसर का। यूजीसी नेट के पेपर में इस बार आया हुआ था कि मीडियन हम किस टाइप के डेटा के लिए यूज करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इस तरीके से आया हुआ था पेपर। चलिए, तो ये रहा इंडिविजुअल। किसी को डाउट इंडिविजुअल सीरीज में? सर सर एक बार यस। आपने जो 2 वाला बताया था कि 2 बार अगर रिपीट हो जाए तो फिर बता दो दोबारा से। हाँ, लेटर सपोज 6 एक ऐसा नंबर है जो 8 बार रिपीट हुआ है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो 8 बार रिपीट हुआ है। तो दो ऐसे नंबर मिल गए ना, तो ये आ जाता है बाई मॉडल का कंसेप्ट। बी मॉडल इसको बोलते हैं, बी मॉडल। तो इस केस के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला को यूज करते हैं, वो मैं आपको अभी आज की क्लास में लास्ट में बताता हूँ। ठीक है? ओके। तो लेटेस्ट सपोज अभी फिलहाल चल रहे नॉर्मल केस कि 6 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो मोड आपका 6 है। डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा कुछ होगा कि जो मार्क्स है वह 2 4 8 10 12। जो फ्रीक्वेंसी है, 2 नंबर आया है 10 बच्चों को, 4 नंबर आया है 8 बच्चों को, 8 नंबर आया है लेटेस्ट सपोज 12 बच्चों को, 10 नंबर आया है 40 बच्चों को, 12 नंबर आया है 6 बच्चों को। बताओ सबसे ज्यादा नंबर कौन सा ऐसा मार्क्स है जो सबसे ज्यादा बच्चों को नंबर आया है? 10. 10। तो 10 मोड इज इक्वल मार्क्स। टू 10। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी में जो यस सर। सबसे बड़ी वैल्यू वैल्यू होगी उसी के करस्पॉन्ड वाला नंबर आपका मोड होगा। डिस्क्रीट सीरीज में दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्ड में जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे यहाँ पे है, वो आपका क्या होगा? मोड होगा। डिस्क्रीट में भी बहुत आसान है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको समझना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए ना, लेट अस सपोज आपके पास एक क्लास इंटरवल गिवन है, वो है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, और 60 से लेकर 70। मैं ना कुछ चीज में सिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपने क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब बुकलेट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं बुकलेट का क्वेश्चन ले रहा हूँ मोड की क्रॉसपॉन्ड में, क्वेश्चन नंबर
39, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है ना, 80 तक है, ठीक है। तो 4, 6, 20, 32, 4, 6, 20, 32, ये रहेगा 33 एंड 17, 6, 2, 17, 6, 2, ध्यान से। अब नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप एकेडमिक लेवल पे दो टाइप से आप मॉड निकालते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी में जो नंबर सबसे ज्यादा अकर कर रहा है वही आपका मोड क्लास बनेगा। अगर आप देखोगे तो 33 सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो दिस विल बिकम योर मोड क्लास। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. लेकिन आप एक और मेथड सीखेंगे, दैट इज ग्रुपिंग मेथड, अगर आपको याद हो तो। हम हमेशा मॉड के अंदर में ना ग्रुपिंग मेथड को यूज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ग्रुपिंग मेथड कब यूज करेंगे? लेट अस सपोज ये क्लास इंटरवल ऐसा होता तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। मान लेते क्लास इंटरवल ऐसा होता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसी होता 8, 10, 50, 12। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल देते हैं यही मेरा मोड क्लास है। अब उसके बाद जो मोड का फॉर्मूला है वो लगाते। लेकिन अगर आपके फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू के बाद जो उसके बाद कोई नंबर एक ऐसा है फ्रीक्वेंसी का, लेट अस सपोज, एक बात बताओ, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 33। और इसके बाद सेकंड पोजीशन किसका आएगा? 32 का। 32 का। तो ग्रुपिंग मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं बना हुआ। कभी ये नहीं बना हुआ है कि आपका जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा कि आप ग्रुपिंग मेथड यूज करोगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने सेमेस्टर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेकर चलेंगे कि अगर आपके फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे हाईएस्ट नंबर है और जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, अगर इनका डिफरेंस 5 या 5 से ज्यादा होता है, तब तो हम लोग कुछ इस तरीके से बोल देंगे जो सबसे बड़ा होगा वो मॉड क्लास है। लेकिन अगर 5 से कम होता है तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली मॉड क्लास न बोलकर ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। और ग्रुपिंग मेथड क्या होता है अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि कब ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। यस सर। आपकी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है और जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस अगर 5 से कम है तो आप क्या करो, अपने हाईएस्ट नंबर को मॉड क्लास मत मानो, आप फिर ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करो। क्लियर? तो हम लोग सीखने वाले हैं, सीखने क्या वाले, बेसिकली रिवाइज करने वाले हैं ग्रुपिंग मेथड को। याद है किसी को ग्रुपिंग मेथड क्लास 11th का? चलो, ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि जो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना, सबसे पहले तो इसको नाम दे दो आप, ये आपका पहला कॉलम है, कॉलम नंबर 1। इसके बाद बोलता है आपको कॉलम नंबर 2 बनाओ। कॉलम नंबर 2 क्या बनाओ? तो कॉलम नंबर 2 कुछ इस तरीके से बनेगा कि एड पेयर ऑफ 2, जो फ्रीक्वेंसी है इसके दो दो के पेयर को ऐड करो, मतलब 4, 6 को एक साथ ऐड करो, 20, 32 को एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ। तो 4 + 6 को ऐड करोगे एक साथ तो क्या आ जाएगा यहां से 10, ये दे देगा आपको 52, ये दे देगा आपको 50 और ये दे देगा आपको 8। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा कॉलम, मतलब कॉलम नंबर 2 ड्रॉ करना। ये कॉलम नंबर 2 में क्या चलेगा, सपोज यहाँ पे एक और रहता नंबर मान लेते हैं 80 से 90 और यहाँ पे रहता 3, तो इसका तो किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, इसको छोड़ देंगे। तो अगर किसी का कोई नंबर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो मैंने दो दो पेयर को ऐड कर दिया एक साथ। आप जैसे ये कर लेते हो, इसके बाद आप क्या करो, तीसरा कॉलम बनाओ, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या कहता है आपको कि लीव फर्स्ट वैल्यू
पहले वैल्यू को आप छोड़ दो एंड ऐड पेयर ऑफ टू, ये कहता है आपका थर्ड कॉलम। कि आप क्या करो, अपने फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे पहला वैल्यू है जो कि आपका 4 है 4, इसको आप छोड़ दो। इसके बाद आप क्या करो, दो दो के पेयर को ऐड करो। तो अगर आप सभी एग्री करो, इसके बाद के दो दो के पेयर क्या सब हो जाएंगे, 6 एंड 20, 26 आ जाएगा। 32 एंड 33, इससे आ जाएगा 65 आपके पास 63, सॉरी 65। और इसके बाद 17 और 6, इससे आ जाएगा 23। 23 फिर इसके बाद फिर पेयर नहीं बन रहा तो 2 को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, मुझे 2 के आगे नहीं बढ़ना क्योंकि आप पेयर ही नहीं बन रहा। ये था आपका थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम क्या कहता है आपको, ऐड पेयर ऑफ थ्री, ऐड पेयर ऑफ 3, मतलब 3 के पेयर को ऐड करो। 3 के पेयर मतलब शुरुआत से फ्रीक्वेंसी का। तो 4, 6 और 20, इन तीनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा 30। फिर 32, 33 और 17, इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 82। और इसके बाद क्या कोई 3 का पेयर बन रहा है, नो सर। नहीं बन रहा, तो इसको आप फिर छोड़ दो। फिर एक फिफ्थ कॉलम बनाओ। फिफ्थ कॉलम क्या कहता है आपको, कि आप क्या करो फिफ्थ में, कि लीव करो पहले वाली वैल्यू को, लीव फर्स्ट वैल्यू, देन उसके बाद एंड ऐड पेयर ऑफ 3। तो पहले वाले वैल्यू को, मतलब पहले ये जो 4 है इसको लीव कर दो, बाकी उसके बाद 3 को ऐड करो। तो पहले वाले 4 को लीव करके बाकी के 3 को ऐड करोगे तो 20 + 6 + 32, ये क्या आ जाएगा 58। फिर 33, 17 एंड 6, ये आ जाएगा क्या 56, बोलो। और 2 को फिर रहने दो। इसके बाद एक और कॉलम बनाओ, सिक्स्थ कॉलम क्या बोलता है, कहता है लीव फर्स्ट 2 वैल्यू, शुरुआत के 2 वैल्यू को आप छोड़ दो, एंड ऐड पेयर ऑफ 3। प्लीज इसको नोट करना, अगर किसी को डाउट हो बस बाद में नोट समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से। तो सिक्स्थ वाले कॉलम पे मैंने क्या किया, शुरुआत के 2 वैल्यूज को मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद 3 पेयर, मतलब 3 वैल्यूज के पेयर को ऐड करूंगा। तो शुरुआत के 4 एंड 6 को जब मैं छोड़ दूंगा तो फिर 3 पेयर क्या बनेंगे 20, 32 एंड 33। तो आई थिंक ये हो जाएगा 85। 85 और इसके बाद 17, 6 एंड 2, ये आ जाएगा 25। दैट्स, आपने ये कर लिया पहले, सबसे पहले आपने ये कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या बोला, ध्यान से देखो, कहता है जितने कॉलम आपने बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 कॉलम में जो सबसे बड़ी बड़ी वाली वैल्यू है उसको आप सर्कल कर लो। बताओ कॉलम 1 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 33 सर, 52 33 सर 33 है। कॉलम 2 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 52। 52 कॉलम 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, 65। 65 कॉलम 4 में 82। 80 कॉलम 5 में 58। कॉलम 6 में 85। सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू को आपने ऐड कर दिया। आप क्या करो, एनालिसिस करो। अब हम लोग एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ करता हूँ, मैं भेज दूंगा वैसे पीडीएफ भी ग्रुप पे, ठीक है। यस सर, ओके। अब एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इस बार जितने आपके पास क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को आपको लिखना होता है। क्लास इंटरवल आपके पास क्या सब है, 0 से लेकर 10 है, 10 से लेकर 20 है, 20 से लेकर 30 है, 30 से लेकर 40 है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, इस तरीके से क्लास इंटरवल, ओके। और इसके क्रॉसपॉन्ड में कॉलम था 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 कॉलम आपके पास, ठीक है। सबसे आप देखते ध्यान से, पहले कॉलम में से जो आपका सबसे बड़ा वैल्यू आया था 33, वो 33 बताओ किसके क्रॉसपॉन्ड में है, किस क्लास इंटरवल के क्रॉसपॉन्ड में,
40 से 50। तो Yes, sir. पहले कॉलम के क्रॉसपॉन्ड में, तो पहले वाले कॉलम के क्रॉसपॉन्ड में आप 40 से 50 में एक टिक लगा दो। ओके, कि जो पहले कॉलम में हाईएस्ट नंबर आपका आया था वो आया था 40 से 50 वाले क्लास इंटरवल से, ये आपने एक टिक लगा दिया। आप ध्यान से देखो, दूसरे कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट नंबर आया था वो आपका था 52, और ये 52 किसको किसको ऐड करके आया था, 20 एंड 30 को, 20, 30 and 30 and और 20 एंड 32 किसके क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्ड में है, 20 से 30 और 30 से 40 के। तो Yes, दूसरा कॉलम जो हाईएस्ट आया था वो आया था 20 से 30 और 30 से 40 के कॉरस्पॉन्ड। अब आते हैं तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम का हाईएस्ट नंबर है 65, और ये 65 आया था इस 32 और 33 को ऐड करके, और ये 32 और 33 30 40 और 40 50 से कॉरस्पॉन्ड में है। तो तीसरा कॉलम में आप क्या करोगे, 30 40 और 40 50 से कॉरस्पॉन्ड में टिक लगा दो। अब आगे आते हैं, जो आपका फोर्थ कॉलम है इसमें आपका हाईएस्ट नंबर था 82, ये 82 किसको ऐड करके आया था, तो ये 82 आपके पास ऐड करके आया था आई थिंक ये 32 33 एंड 17 को। ठीक है, आप जब अच्छे से बनाओगे ब्रैकेट में लेके तो आराम से समझ में आएगा। वैसे भी आप जोड़ सकते हो 33 32 एंड 17 करोगे तो 82 आ जाएगा। और 32 30 से 40 से क्रॉसपॉन्ड में है, 33 40 से 50 और 17 50 से 60 क्रॉसपॉन्ड में है। तो तीसरा कॉलम का जो मैक्सिमम आया था, सॉरी फोर्थ कॉलम का, वो आया था 30 40 40 50 एंड 50 60 इसके क्रॉसपॉन्ड। अब जो फिफ्थ कॉलम है इससे मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर था वो 58 था, और 58 आया था मेरे को इस 32 20 एंड 6 के क्रॉसपॉन्ड में। और 32 20 और 6 किसके क्रॉसपॉन्ड में था, 10 से 20 20 से 30 और 30 से 40, 10 से 20 20 से 30 और 30 से 40। अब सिक्स्थ वाले पे आते हैं। सिक्स्थ वाले में 85 इज द मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, और 85 किसके क्रॉसपॉन्ड में आया था, तो 33 32 एंड 20 के क्रॉसपॉन्ड में ऐड करके देख लेना 85 आ जाएगा। और ये था 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 के क्रॉसपॉन्ड में, मतलब 20 से 30 30 से 40 40 से 50 के क्रॉसपॉन्ड में। अब क्या करो, जैसे ये क्लास इंटरवल के आपने लिख दिया, टिक लगा दिया। अब आप ये देखो कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक किस वाले इंटरवल में है, sir, 30 to 40. 30 से 40 के बीच में 5 है ना। तो 30 से 40 वाला जो क्लास इंटरवल है आपका, ये जो 30 से 40 वाला क्लास इंटरवल है आपका, कहने का मतलब ये दिस विल बिकम योर मोड क्लास। और अगर आपको याद हो तो आप पहले किसको मोड क्लास बोल रहे थे, इस 33 वाले, लेकिन 33 वाला मोड क्लास नहीं था, 32 के क्रॉसपॉन्ड में ये आपका मोड क्लास है। तो जब भी आपके फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर और सेकंड हाईएस्ट का डिफरेंस 5 या 5 से कम है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये ग्रुपिंग मेथड बनाओगे इस तरीके से, फिर उसको एनालिस करोगे, जिसमें सबसे हाईएस्ट टिक आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, क्लास, बेसिकली मोड क्लास। अच्छा लेटर सपोज Mod मान लेते class. हैं यहाँ पे भी 5 आता और 40 से 50 से क्रॉसपॉन्ड में भी 5 हाईएस्ट टिक आ जाते, यहाँ पे भी 1 लग जाता, तो क्या करते, तो फिर वो बी मॉडल का कंसेप्ट आ जाता, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। क्लियर है। अब जैसे ये Yes, समझ sir. में आ गया, अब मॉड का जो फॉर्मूला होता है, अभी तो आपने बस मॉड क्लास डिफाइन किया, अब मॉड का फॉर्मूला होता है, वो होता है L1 प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इनटू में H। यहाँ पे जो L1 है, ये L1 होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्रॉसपॉन्ड टू दी मोड क्लास। तो क्रॉसपॉन्ड टू दी मोड क्लास का लोअर इंटरवल क्या है, 30 है, 30. 30, 30 इज योर L1। ये जो F1 है, F1 होता है आपका बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू दी मोड क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्रॉसपॉन्ड टू दी मोड क्लास क्या है, ये है 32. 32, यहाँ लिखोगे आप 32। अच्छा मैं आपको बता दीजिए, जो F1 था, अगर ये F1 आपका 32 आ गया ना, ये आपका क्या था, F1 था, तो इससे जस्ट पहले ये 20 होगा आपका F0, और इसके जस्ट F0. नीचे ये 33 होगा, ये आपका होगा F2। F2. ठीक है, तो ये 20 इज F0, 33 इज F2। तो 20 की जगह पे, F0 की जगह पे आप लिखोगे 20, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ 32 माइनस में 20, और F2 आपका क्या था,
F2 था आई थिंक 33, यहाँ लिखोगे 33। और ये जो आपके पास H है, ये H क्या है, तो मॉड क्लास के क्रॉसपॉन्ड में जो क्लास इंटरवल गिवन है उसके बीच का डिफरेंस, तो 30 से 40 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10। 10। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया बच्चों को? यस सर। आगे ग्रुपिंग मेथड से Yes, कैसे sir. मोड करते हैं, इसको दोबारा जब वीडियो देखोगे और खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आप कहता है लेटर सपोज सर अभी आपने बोला बार बार बी मॉडल आ जाए, तो मतलब बार कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो जाए, मतलब अगर मैं हाईएस्ट अकरिंग की बात कर रहा हूँ तो 2 ऐसे नंबर है जो कि हाईएस्ट बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें से कौन सा मोड होगा। या जैसे हाईएस्ट टिक से मैंने एक मोड क्लास को डिफाइन किया, यहाँ पे मान लेते हैं 2 मोड क्लास के क्रॉसपॉन्ड में, 2 क्लास के इंटरवल के क्रॉसपॉन्ड में जो है हाईएस्ट टिक लग जाता, तो क्या करेंगे, तो उस केस में आप जो भी फॉर्मूला सीख कर आए हो वो सब फॉर्मूला फॉल्स हो जाएगा। वो उस कंसेप्ट को बोलते हैं बी मॉडल कंसेप्ट। बी मॉडल कंसेप्ट तब आता है जिस टाइम पे आपके पास एक से ज्यादा डेटा, एक से ज्यादा नंबर बार बार क्या कर रहा हो, अकर कर रहा हो, मतलब जो मैक्सिमम अकरिंग है उसमें एक से ज्यादा नंबर हो। तो इस केस में जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप उस डेटा से क्या निकालो, मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। क्लियर है? यस सर। ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा कंसेप्ट आएगा तो आप क्या करोगे, ये करो कि आप क्या करोगे, डेटा का मीडियन और Okay, मीन sir. निकाल लोगे और ये आप सॉल्व कर लोगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीडियन एंड मोड, आपका ये हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़े डायग्राम एंड कुछ ट्रिम्ड में नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। किसी को डाउट हो आज की क्लास के लिए तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग बस आप पॉज कर